और अब हम इस चर्चा को थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, यानी कि पूरे देश में अब बीजेपी लगातार अपने राज्यों की सरकार को बढ़ाते जा रही है, तो क्या मोदी अमित शाह की जोड़ी अपराजय है? यह सवाल 3 साल बाद ज्यादा मजबूती से सामने आ रहा है, क्योंकि देश की राजनीति मोदी अमित शाह की मर्जी से तय हो रही है। एक और सवाल है, एनडीए की सत्ता का दायरा, बीजेपी की सत्ता का दायरा लगातार बड़ा हो रहा है। बिहार इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, उदाहरण है। तो क्या मोदी अमित शाह के सामने विपक्ष की हर कोशिश औंधे मुंह गिर रही है? कांग्रेस मुक्त भारत का जो दावा बीजेपी का है, वो सच्चाई के बेहद करीब क्या अब लगने लगा है? ये तमाम सवाल हैं, इस पर हम करेंगे अब से कुछ ही देर में चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। मैं नीतीश कुमार प्रतिनिधिता से विज्ञान करता हूं। मैं प्रेम कुमार बिहार में बीजेपी राज की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। मंत्रियों को फिर से सत्ता के दरिया में डुबकी लगाने का मौका मिल गया है। पार्टी के खाते में एक और राज्य की सत्ता जुड़ गई है। कहा जा सकता है कि मोदी के नेतृत्व में अश्वमेघ के जिस अश्व को छोड़ा गया था, उसकी रफ्तार मंद नहीं पड़ी है। इससे बड़ी विजय और क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार की भावभंगिमा, भाषा, निष्ठा सब कुछ बदल चुकी है। ये जीत बड़ी है, लेकिन मोदी अमित शाह की राजनीतिक इंजीनियरिंग अभी कई नए उलटफेर को अंजाम दे रही है। गुजरात कांग्रेस में भगदड़ मची है। 6 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अहमद पटेल की राज्यसभा सदस्यता संदिग्ध हो गई है। खुद राहुल गांधी इस सियासी सेंधमारी से बेचैन दिख रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेट में ही, होम स्टेट में ही रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले, तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने समाजवादी कुनबे में भी खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी इन सीटों पर यूपी के 3 मंत्रियों की सदस्यता का जुगाड़ करेगी, लेकिन अखिलेश यादव इस धक्के से खासे परेशान है। बिहार के में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते हैं जनता देख रही है, और जिन साथियों को जाना है वो चले जाएं। जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या ये सब मोदी के करिश्मे के बगैर मुमकिन था? विपक्ष की सारी तैयारियां, सारी प्लानिंग पर मोदी का असर पानी फेर दे रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष धराशायी हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जेडीयू का एनडीए में प्रवेश हो चुका है। विपक्ष के महागठबंधन की योजना की अकाल मौत साफ साफ दिख रही है। मोदी इस देश की राजनीति को जैसे चाहे घुमा फिरा रहे हैं। विपक्ष की लाचारी, कमजोरी और पराजय का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आज तक ब्यूरो। जिस तरह से लगातार बीजेपी शासित प्रदेशों की तादाद बढ़ती जा रही है, एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अब देश की राजनीति मोदी और अमित शाह की मर्जी से चल रही है? हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। घनश्याम तिवारी जी बहुत धन्यवाद आपका, अखिलेश जी बहुत धन्यवाद, संबित पात्रा जी बहुत धन्यवाद, और उर्मिलेश जी धन्यवाद। लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, क्या आपकी तमाम जो कोशिशें हैं, या आपकी जो सरकारें हैं, या जो गठबंधन की सरकारें जिनमें आप शामिल हैं, वहां पर जो एक भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए एक लीडर की, वो भूमिका निभाने में कांग्रेस नाकाम रह रही है? जो लगातार बीजेपी का एक दावा है, एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो भारत के मानचित्र पर आप सिमटते जा रहे हैं, बीजेपी एनडीए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों की भी यही भावना थी, कांग्रेस मुक्त भारत की। वही भावना आप जो बता रहे हैं वो बीजेपी की है, तो दोनों की भावना बराबर है। और कांग्रेस ने अंग्रेजों को बकिंघम पैलेस के चौखट पे पहुंचा दिया, और 70 साल 65 साल बाद इनको सत्ता मिली है। ये भी एक 18-20 महीने बाद वहीं पहुंचा दिए जाएंगे। आज समस्या यह है कि सत्ता के बल पे, सत्ता की ताकत पे, सत्ता की मशीनरी पे, जो तमाम सीबीआई, ईडी, तमाम चीज़ें हैं, उससे राजनैतिक
आतंकवाद का माहौल सा बनाया, आतंकवाद किया जा रहा है। मैं वर्ड यूज करूँ, राजनीतिक आतंकवाद। वो क्यों? आप अभी यूपी में देखिए क्या हुआ, इसके पहले बिहार में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ। जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे एक झारखंड में 8 दलों का पार्टी थी। तो राजनीतिक शुचिता नहीं है किसी भी स्तर पे, किसी भी हद तक, किसी भी काज के लिए सिर्फ सत्ता प्यारी है। वो सत्ता चाहिए, एक टारगेट है सत्ता। कश्मीर में देखिए किस तरह से, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। वो सत्ता आज़ादी के पहले भी ये लोग सत्ता के साथ थे, उसके बाद भी किसी विचारधारा के नहीं, सिर्फ सत्ता के इनकी विचारधारा है। और वो इस देश को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आज ठीक है, आज पावर में है तो उसके ऊपर उपयोग, प्रयोग, दुरुपयोग से ही सब कर ले रहे हैं। लेकिन सत्ता पाने के बावजूद भी जो एक राजनीतिक दल का, एक नेता का जो विश्वसनीयता होती है, जो उसके वसूल होते हैं, जिससे कहा जाए कि वसूलों पे टिकी एक पार्टी, विचारधारा पे टिकी एक पार्टी या सरकार, उसका तगमा ये पार्टी नहीं पा सकती है। ये कहा जा सकता है कि सत्ता में है, बहुत राज्यों में सत्ता में है, अखिलेश जी, ये जरूर कहा जा सकता है भी, नाना प्रकार के हथियारों से हथकंडों से पा जा रहे हैं अखिलेश जी। लेकिन ये जी अखिलेश जी खत्म कर लीजिए, क्योंकि औरों से भी बात करनी है और आगे और भी आपसे जी। आपने कहा, मैंने रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संबित जी, अखिलेश जी की बात का जवाब सीधे आप ही को देना है, आप ही के पास आना भी है हमें, लेकिन घनश्याम जी को शामिल कर लेते हैं ताकि, क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें करेंगे जो अखिलेश जी ने कही है, तो आप दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से आपकी सरकार गई, अभी तक की सबसे पूर्ण बहुमत वाली उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार, वो जितनी बुरी हालत उसकी इस बार हुई बीजेपी ने की, वो सबके सामने है, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से लगातार बीजेपी एनडीए का विस्तार हो रहा है, विपक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है, वो एक महागठबंधन की उम्मीद, आस लगातार टूटती जा रही है, अब आपको लगता है कि 2019 में महागठबंधन की जो एक संभावना थी नीतीश कुमार। देखिए, इस देश में विपक्ष कभी भी मुट्ठी भर नेताओं का और मुट्ठी भर पार्टियों का नहीं हो सकता। विपक्ष का नैतिक आधार देश के मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई थी, मुद्दों को आधार बना के उन्होंने एक नेतृत्व दिया था, और आज जो देश के सामने मुद्दे हैं वो वही है जो 2014 में थे, और उसके अलावा नए मुद्दे आ गए हैं। 1/4 समय इस सरकार का, देश का कोई रक्षा मंत्री नहीं रहा है पूर्णकालिक, तो ऐसी सरकार है हमारी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक धुरी का आधार बन गया है झूठ, टूट और लूट। तो जब 2019 का चुनाव आएगा तो ये देश युवा देश है, इसमें 2/3 लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो वो झूठ बनाम यूथ होगा। इस सरकार ने यूथ के लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ हर राज्य में एक युवा नेता उभर रहा है जो उस देश के बुजुर्ग नेतृत्व को चैलेंज कर रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुजुर्ग नेताओं की एक गठरी बन रही है जो कि युवाओं के लिए कुछ करना नहीं चाहती है। न ये अपने वादों के बारे में जिक्र भी करते हैं कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या कहा, उन्होंने देश के सैनिकों के लिए क्या कहा, देश की सीमाओं के लिए क्या कहा, महिला सुरक्षा के लिए क्या कहा। अपने वादों का जिक्र करना छोड़ दिया है, क्योंकि वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, रन बना नहीं सकते तो मैच फिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ के पार्टियों को बटोर रहे हैं, और जो नेता जाना चाहे जा सकते हैं। इस देश में भारी बेरोजगारी है, सिर्फ एक जगह रोजगार की कोई कमी नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वहां रोजगार है झूठ की राजनीति करने का, ट्रोलिंग करने का। उस रोजगार में अनेक नेता फंस रहे हैं, उस रोजगार में अनेक मीडिया फंस रही है, उस रोजगार में अनेक लोग फंस रहे हैं। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। आज इस देश में उदाहरण स्वरूप पहले से ज्यादा राजनेता है, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के आडंबर में है। पहले से ज्यादा चैनल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत में प्रेस की फ्रीडम पहले से कम होती जा रही है। ठीक है घनश्याम जी, आगे भी आपके पास आएंगे। अखिलेश जी और घनश्याम जी दोनों, देखिए संबित जी लगातार आप दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते रहे, और यहां पर सर अखिलेश जी अफसोस यही होता है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग बीजेपी का विश्लेषण तो कर देते हैं, बीजेपी की कमियां, बीजेपी जिस तरह से जोड़ तोड़ कर रही है, बिना बहुमत के सरकारों में शामिल हो रही है, सरकार बना रही है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों पर घनश्याम जी आप भी और अखिलेश जी आप भी बात नहीं करते हैं कि आखिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है। संबित जी, क्या कभी ऐसी चर्चा होती है बीजेपी में कि ऐसे राज्य में हम क्यों जाएं,
क्यों सरकार में शामिल हूं जहां हमें बहुमत नहीं मिला? हम जोड़ तोड़ क्यों करें? हम इंतजार कर लेते हैं, हम 2019 का इंतजार करेंगे, हम लड़ेंगे जिस तरह से 2014 में प्रचंड बहुमत हमें मिला। 2019 में वो राज्य भी जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, हम वहां भी जीतेंगे, जनता का मन जीतेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास करेंगे। और ये 5 साल हमें मिले, 3 साल हमने काम किया और 2 साल हमारे पास हैं। उसके बाद हम अपने दम पर सरकारें बनाएंगे। हम ये जबरदस्ती का दाग, आरोप अपने दामन पर क्यों लगने दें? देखिए, पहली बात सईद भाई, आपने कहा कि जब दोनों मेरे प्रतिद्वंदी बोल रहे थे मैं मुस्कुरा रहा था। सही बात है, मैं मुस्कुरा रहा था। अखिलेश जी तो मेरे बड़े हैं आयु में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे हम उम्र हैं। इस मुस्कुराहट को घमंड का मुस्कुराहट मत सोचिएगा। हम आज अधिकांश राज्यों में हैं, ये कंधे और बोझिल हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं। और हाँ, जनता जनार्दन के पैरों को हाथ लगाकर हम उनको नमस्कार करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जहां हम हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां है। आज मुंबई के अधिवेशन में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, आज लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में कमल खिल रहा है। इसमें कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। मगर मुझे तरस आता है कई बार कि विपक्ष अपने आप को मजबूत करने के बदले जिस प्रकार से पूरा समय वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने में बिता देता है, वह अपना ही जमीन खो रहा है। दूसरी बात है, देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीतिक परिधि थी वो किस प्रकार उसमें परिवर्तन हुआ है मोदी जी के आने के पश्चात। 2014 के बाद जो परिवारवाद और जो जातिवाद की राजनीति थी, पूर्णतः उस पर एक तरह से अंकुश लगा है। जातिवाद और परिवारवाद पूरी तरह से राजनीति से समाप्त हो गया है। एक साधारण व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है। गरीबों के लिए किस प्रकार से हक की लड़ाई लड़ी जा सके, उस प्रकार चिंता की जा रही है। आपका ये सवाल कि जिन राज्यों में आज हम सरकार बना रहे हैं, क्या उन राज्यों में सरकार बनाना चाहिए? देखिए, राज्यों में हम सरकार ऐसे ही तो नहीं बना रहे हैं। आज बिहार में अगर सरकार बनी है, वहां 50 से ज्यादा हमारी सीटें थी। बिना सीटों के कोई सरकार बना नहीं सकता है। अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये कोएलिशन के माध्यम से सरकार बना सकते थे, तो हम कोएलिशन के माध्यम से सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं? हम भी कोएलिशन के माध्यम से सरकार बना रहे हैं, गठबंधन के माध्यम से, जहां पर जो जनादेश है, 50 से अधिक सीटों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। शून्य से तो नहीं बना रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आज ऑपोजिशन में नेतृत्व नहीं है। क्या राहुल गांधी भविष्य का नेता है? आप कह रहे थे कि हम बुजुर्गों की गठरी लेके चल रहे हैं और आप लोगों के पास एक बहुत युवा चेहरा है। क्या राहुल गांधी वो युवा चेहरा है जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ना चाहता है, या मोदी जी जो एक चाय वाले के रूप में साधारण भारतीय के एस्पिरेशंस को लेकर आगे आए हैं, उनके आधार पर भारत आगे बढ़ना चाहता है? आप ये बताइए। दूसरी बड़ी बात है मेहनत। मैं बार बार कहता हूं, आज भी अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा सीट मिली है। एक दिन की गैप नहीं ली अमित शाह जी ने। आप कंपेयर कर लीजिए राहुल जी के मेहनत को। और बकिंगहैम पैलेस भेज देंगे, हमें बोल रहे थे अभी अखिलेश जी कि 2019 में हमको बकिंगहैम पैलेस भेज देंगे। अरे हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, आपको अगर उभरना है तो बकिंगहैम पैलेस से राहुल जी को वापस तो ले आइए। छुट्टी मनाने बकिंगहैम पैलेस में ही तो पड़े रहते हैं, वहां से उनको वापस ले आइए। घनश्याम जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा। आप हाथ उठा रहे थे जी, लेकिन क्योंकि उर्मिलेश जी और मनीषा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश जी पहले से, मनीषा जी आ गई हैं। मनीषा जी, उर्मिलेश जी, आप दोनों से एक सवाल। क्या उर्मिलेश जी, अब आपको वो जो महागठबंधन की एक योजना थी, वो धराशाही होती हुई दिखाई दे रही है, कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या खत्म होती दिखाई? नहीं, खत्म तो राजनीति में कोई सिलसिला नहीं होता लेकिन जरूर कमजोर हुई है। और उसके बुनियादी कुछ कारण हैं, सिर्फ नीतीश कुमार के गठबंधन पलट के कारण नहीं है। देखिए, 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो 10 साल जिसका नेतृत्व था, यूपीए गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौरान कुछ बहुत बुनियादी गलतियाँ कांग्रेस से हुई। कांग्रेस को दक्षिण भारत की तरह, जिस तरह कांग्रेस दक्षिण भारत में शुरुआती दौर में एक बड़ा उनका दायरा था हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की, और जो वहाँ का यूँ कहा जाए सबाल्टर्न सेक्शन था वो भी जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी से। उसने उत्तर में इस नीति के खिलाफ काम किया। उसने सिर्फ कुछ पॉलिटिकल एलीट्स उसकी पार्टी में जो बैठे हुए थे उनके एक सेकेंड उनके जरिए उन्होंने काम किया और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। देखिए, बीजेपी ये जनसंघ नहीं है, ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की भी बीजेपी नहीं है। इस बीजेपी ने कम्युनल अपने
जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव उसका है, जिसको हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं हम, उसके लिए उसने सबाल्टर्न सेक्शन में स्पेस बनाया है। पहली बार अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में, मोदी जी के आने से जस्ट पहले से शुरुआत हो गई थी सोशल इंजीनियरिंग की, उसमें बीजेपी ने अपने लिए स्पेस उन क्षेत्रों में बनाया, उन समाजों में बनाया जहां कांग्रेस बिल्कुल गायब थी या कांग्रेस जहां अपना आधार खो रही थी। एक बात। दूसरी बात जो बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं, ये जो पार्टियां समाजवाद के नाम पर आई हैं, जो दरअसल समाजवादी नहीं हैं, जिनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, केवल नाम उनका है, क्योंकि न तो ये समाजवाद में यकीन करती हैं, न तो ये ओनरशिप जो है लैंड का या प्रॉपर्टी का या इंडिविजुअल रिलेशनशिप, किसी चीज़ में यकीन नहीं करती हैं। आप पूछ लीजिए मुलायम सिंह यादव की रक्षा नीति और बीजेपी की रक्षा नीति में क्या फ़र्क है। आप पूछ लीजिए मुलायम सिंह की आर्थिक नीति में और क्या नाम है मोदी जी की या कांग्रेस की अर्थनीति में क्या फ़र्क है। आप पूछ लीजिए कि भाई आप जो हैं, एक जमाने में आप कह रहे थे कि न्यूक्लियर डील का साथ होना चाहिए, एक दूसरे में आप विरोध होना चाहिए, अंत में आपने साथ दे दिया। तो इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय के नाम पर उभरे, इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, उसकी वजह से इन सबके कुकर्मों की फाइल बीजेपी नेतृत्व के पास है। और यही कारण है, इस पर मैं अंत में जोर दूंगा कि इनके पास वो नैतिक आभा नहीं है जो एक समय मधु लिमय के पास थी, जो मधु दंडौते के पास थी, जो लोहिया के पास थी, जो विपक्ष के उन तमाम नेताओं के पास थी जो कांग्रेस से लड़ते थे। इनके नेता को एक बार पकड़ती है बीजेपी सरकार सीबीआई या ईडी के जरिए, सारा का सारा इनका प्लान जो है धराशायी हो जाता है। और मैं यकीनन बता रहा हूं कि जो एसपी बीएसपी में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात चल रही है, जिस दिन बीजेपी चाहेगी गठबंधन की बात टूट जाएगी, गठबंधन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ वो है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट के पास वो सब कुछ है जो सपा को तार करके रख देगा। एक सेकंड संबित जी, आप भी कुछ कहना। एक सेकंड घनश्याम जी, मनीषा जी आ रहे हैं आपके पास, अखिलेश जी आपके पास भी आते हैं क्योंकि आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन मनीषा जी आप बताइए, क्या वाकई विपक्ष ने, जिसमें सबसे पहले आप कांग्रेस को रख लीजिए, कुछ ऐसे लूप होल्स थे या वो कॉन्फिडेंस था कि ये तो हमारा वोट बैंक है या यहां तो हम बहुत मजबूत हैं इन राज्यों में, कांग्रेस वहां ढीली पड़ी और उसका बहुत जबरदस्त फायदा उठाया अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने। और राजनीतिक तौर पर मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि मेहनत में, पॉलिटिकल प्लानिंग में और समाज के हर वर्ग पर बहुत पैनी दृष्टि इन दोनों की है, जिससे ये कैप्चर करने में मोदी अमित शाह कामयाब हुए हैं? मनीषा जी, देखिए, बहुत लंबी चर्चा मैं सुनती रही, मैं जवाब देने का मौका नहीं मिला। आपकी पूरी चर्चा जो है वो उत्तर भारतीय चर्चा है। उर्मिलेश जी भी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं आंध्र की बात करूं जहां इंदिरम्मा का वाकया इन्होंने किया, यहाँ राहुल गांधी जून के महीने में संघमित्रा में इनका एक बड़ा मेढक में, जहां से इंदिरा गांधी चुनी गई इमरजेंसी के बाद, वहां बड़ी रैली हुई और पूरा फैलाया गया कि देखो इंदिरा का नाती आया है। वहां भी इनकी रैली इतनी कमजोर हुई कि मेढक के बाद हैदराबाद में इनकी मीटिंग नहीं की गई। आप ये जानते होंगे शायद, मीरा कुमार जी को तेलंगाना से कितने मत आए हैं उसको जरा गिन लीजिए। तो कहीं ना कहीं जहां आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है और बहुत बड़ा जनाधार था, जहां की रेड्डी पॉलिटिक्स के बिल्कुल बाहुल्य पर ये थे, वहां क्या किया इन लोगों ने? तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जमीन पर जनाधार जो था आपकी दादी का और उसके बाद आपके पिताजी और मां के द्वारा चलाया हुआ, उस खेती को भी काटने के लिए अगर आप प्रकट नहीं रहेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि केवल बीजेपी नहीं, वहां चंद्रशेखर राव की टीआरएस की जो राजनीति है उसका कोई विरोध आज नहीं है। ठीक है मनीषा, तो विरोध अगर नहीं है तो ये गलती किसकी है? किसकी गलती है अखिलेश जी, बताइए। मैं तो ये कहती हूँ कि महागठबंधन अभी जिस तरह से है, वो नहीं एक मिनट, वो राजनीति महागठबंधन की अब खत्म सी है। ठीक है, खत्म सी है। ठीक है मनीषा जी, खत्म सी है बिल्कुल। बोलिए अखिलेश। कोई न कोई गुण है जो आप चर्चा कर रहे हैं, न कोई दम है। सिर्फ एक मुद्दा है बीजेपी के पास, उसी मुद्दे से वो शुरू से आ रहे हैं। इस सबका तो मुद्दा फल फूल रहा है, वो सांप्रदायिकता का। उसके अलावा कोई आधार नहीं है बीजेपी की सत्ता में पहुंच के लिए। 6 राज्यों में आपके पास तो कार्ड भी नहीं है अखिलेश जी उसका। मैं वही कह रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, हम समझौता नहीं कर सकते। ये बीजेपी जब से बनी है सईद जी, शुरू में क्या था, हिंदी से शुरू हुए थे, हिंदी, हिंदू,
गंगा जल, राम, फिर ये गाय पे, और आज फिर हिंदू मुस्लिम पे। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जिन मुद्दों पे मोदी जी वोट मांगे थे, वो 20-25 मुद्दे, काला धन से लेकर, नौकरी से लेकर, किसानों के मुद्दों से लेकर के रोजगारी, बेरोजगारी, डॉलर, पेट्रोल, सब कुछ, उसका जिक्र कोई नहीं करता। उसका जिक्र करो तो गुस्से में आ जाते हैं भाजपाई, जिसका वादा किए थे, क्योंकि उस पे वो करेंगे नहीं, उस पे वोट मिलना नहीं है उनको। सांप्रदायिकता पे सबका वोट ले लेना है, ध्रुवीकरण करा करके। और तीसरी बात देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कभी समझौते नहीं किए सत्ता के लिए। 202 सीटें लोकसभा में राजीव गांधी पाए थे, उन्होंने सरकार नहीं बनाई, कहा कि हमें जनादेश नहीं मिला है, विपक्ष में बैठेंगे हम, और वो हम विपक्ष में बैठे। लेकिन इन्हें क्या, किसी भी कीमत पे, आप कहीं का उदाहरण ले, कश्मीर से लेकर आसाम तक, ठीक है सर। और चौथी बात, किसी भी राज्य में जहां इनकी हुकूमत है, मैक्सिमम स्टेट डिस्टर्ब स्टेट हो जाती हैं इनकी, महीने में 20 दिन 15 दिन, इवन मध्य प्रदेश तक। ठीक है, भ्रष्टाचार में अखिलेश जी डूबे हुए हैं। आपने अंतिम बात एक बता दूं, जो इन्होंने एक सेकंड है, जो इन्होंने कहा कि परिवारवाद, देखिए इस देश को एक ही परिवार से खतरा है, वो नागपुर का परिवार जो है, उसी परिवार, नागपुर का परिवार तो फैल रहा है, जिस दिन से इस देश बिल्कुल फैल रहा है, जिस दिन, ठीक है अखिलेश जी, थोड़ा सा समय कम है सर, सबको मौका दे देते हैं, और उसी से इस देश को चलिए दोबारा अगले राउंड में आते हैं। आपके अखिलेश जी से पूछिए कि आप लोगों के बाद आप लोगों की नीतियों का परिणाम है कि नागपुर का परिवार तो फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। संबित जी बिल्कुल संबित जी आप के पास आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा था, एक बात कहा था कि उदाहरण देते हुए, अखिलेश जी फिर से बोलना शुरू कर दिए। अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, उर्मिलेश अखिलेश एक सेकंड रुक जाइए, मैं खत्म कर 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। उर्मिलेश जी ने कहा था कि पॉलिसीज लोगों की स्थिर नहीं रही, किसी का उदाहरण दे रहे थे। उर्मिलेश जी, माननीय मोदी जी, आधार का क्या किया, जीएसटी पे मोदी जी कितने स्थिर रहे, 10 वो न्यूक्लियर डील पे क्या रहा, 10 उदाहरण है जिसका पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, हो गए 10 सेकंड हो गए सर। संबित जी, जमीन की बात नहीं है। संबित जी बोलिए। मैं आ सकता हूं प्लीज। जमीन की बात सिर्फ सांप्रदायिकता है बीजेपी जी, आदरणीय पत्रकार जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, दोनों का ये कहना कि एक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे हम सबल्टर्न्स को जो है भटका रहे हैं, दूसरा का कहना है कि हम कम्युनलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, हिंदुस्तान की जनता को इतना कमतर करके मत आकिए कि हिंदुस्तान की जनता अगर 325 सीट उत्तर प्रदेश में देती है तो केवल हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे आपने 70% जनता को इतने वर्षों तक आपने जनधन योजना, सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, 70% जनता को जनधन योजना के माध्यम से जोड़ना, सर मैं कंप्लीट कर लूं, आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा सर। एक योजना का नाम बोलिए तो दीजिए, मैं आप लोगों को इतनी देर सुन रहा था, दोनों को सुन लीजिए। उर्मिलेश जी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों से कहूंगा, सुन लीजिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। आप लोगों ने सवाल पूछा, मैं तो आपको बीच में नहीं टोक रहा। हमारा एक करेक्शन बस है, हमने कहा मेरे बात बोल लीजिए, सबाल्टर्न को आपने, मैं आपसे रेस्पेक्टफुली कहूंगा कि एक मिनट बाद आप कह लीजिएगा अपना एक वाक्य। मैं आपसे आदरपूर्वक निवेदन करता हूं, आप अपनी एक बड़ी बात है कि आप चाहे उसको हिंदू राष्ट्रवाद कहिए, चाहे आप उसको धर्मनिरपेक्षता कहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एंटनी कमीशन रिपोर्ट हमने नहीं लिखा था, और देश की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए कि 325 सीट केवल हमारे भटकाने पे दे देती है। मैंने पिछले बार भी कहा था, उस समय अखिलेश जी नहीं मौजूद थे, कि देखिए जमीन उसी की होती है जिसके पास ज से जज्बा होता है, जिसके पास म से मेहनत होता है, जिसके पास न से नियत होता है। ये तीनों, ना तो जज्बा, ना तो मेहनत, ना तो नियत राहुल गांधी के पास है। उनके पास कुछ है तो केवल छुट्टी मनाने का समय है। और मैं बताता हूं 2019 के बाद उन्हें बहुत समय मिलेगा फॉरेन में जाके छुट्टी मनाने का। कृपया करके आप लोग छुट्टी मनाइएगा, गरीबों के लिए हमें काम करने का मौका दीजिए। ठीक, देख जाएगा। संबित जी जो कह रहे थे, मैं एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड। संबित भाई मुझे लगता है बहुत शिद्दत के साथ बोलते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनते नहीं। मैं उनकी पार्टी की प्रशंसा कर रहा था, सुननी नहीं है, वो प्रशंसा ये कर रहा था, वो ध्यान से सुनते नहीं है। मैंने कहा कि आपने सांप्रदायिक, आपका हिंदू राष्ट्रवाद जो है उसमें आपने सबाल्टर्न को स्पेस दे दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
लगातार सबाल्टर्न को स्पेस नहीं दिया सर, और इसकी वजह से आपको फायदा मिला कांग्रेस की सबाल्टर्न विरोधी नीतियों के कारण। ये बात आपको समझनी चाहिए कि मैं आपकी नहीं, हमें सबको चालाकी की मैं तारीफ कर रहा था भाई, आपकी चालाकी की तारीफ कर रहा हूं। अच्छा संबित जी एक सेकंड, नहीं आगे संबित जी प्लीज, संबित जी प्लीज, संबित जी दोबारा लौट कर आते हैं। घनश्याम जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, आपके पास कम भी आए हैं, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो मनीषा प्रियम ने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है। महागठबंधन पर महासंकट मनीषा प्रियम को दिखाई दे रहा है। घनश्याम तिवारी जी आप प्लीज इस पर अपनी राय रखिएगा कि अब आप कैसे खड़े होंगे। स्पष्ट तो होता जा रहा है एक जबरदस्त जोड़ी मोदी और अमित शाह के आगे। तिवारी जी कम शब्दों में, और सभी आप मेहमानों से निवेदन की ये कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है, जितने कम शब्दों में आप अपनी बात कह लेंगे, दर्शकों तक जो पहुंचाना चाहते हैं जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तिवारी जी 10 सेकंड में ये बता दीजिए कि महागठबंधन पर खतरा या अभी भी आपको कोई उम्मीद? देखिए, मुझे उम्मीद इस देश के युवाओं से है। इस देश के युवा, भले ही संबित जी को लगता हो मोदी समर्थक बहुत सारे युवा हैं, लेकिन उन्हें पल पल की जानकारी रहती है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों में देश के सबसे 2 बड़े जो नेता हैं उन्होंने सबसे छोटी राजनीति की, और अब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वो सिद्धांत में सबसे सर्वोपरि हैं। जिस जमीन की वो बात कर रहे थे असल में उसमें ज से जुमला होता है, म से मोदी जी हैं, और न से हर तरह की नकारात्मक राजनीति है, जिसका ये परिचय दे रहे हैं तमिलनाडु से लेकर के बिहार तक। मनीषा जी चलते चलते आपके कमेंट्स और कम से कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में मैम। हाँ बिल्कुल आएंगे संबित जी, आपके पास भी आएंगे। मनीषा जी पहले देखिए, कम से कम जमीन पर जो हो रहा है परिवर्तन उसको देखिए। केरल में टी प्लांटेशन की वर्कर्स, वो एक वामपंथी विचारधारा के नेता द्वारा अनाप शनाप बोलने पे कौन उनका बंद करा पाता है? भाजपा। आंध्र में अगर आप देख लें तो कर्नाटक कांग्रेस दिखती नहीं है। कर्नाटक में जहां के खुद के मुख्यमंत्री हैं वो समाजवादी हैं, वहां लिंगायत वो कलिगा सब एक लोग हो चुके हैं। एसएम कृष्णा जो उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो इधर आ चुके हैं। मैम बिल्कुल ठीक। तो क्या फ्यूचर है बताइए, कांग्रेस का क्या फ्यूचर? मैम बिल्कुल ठीक। अखिलेश जी 10 सेकंड सर आपके पास। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी। जी देखिए, अभी इन्होंने बताया, केरल का उदाहरण दिया, पता नहीं इन्होंने देखा होगा, हो सकता है, हम अविश्वास नहीं करते, लेकिन जो दिख रहा हुआ ये है कि बीजेपी लिंचिंग करती हुई पूरे देश में दिख रही है। आज के तारीख में हकीकत यही है। और अगर जनादेश नहीं मिला तो धनादेश और दंडादेश से सत्ता ले लेनी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात जो चल रहा है वर्तमान में, यही है बीजेपी। सर समय कम है। संबित जी आप 10 सेकंड। संबित जी जल्दी से सर। मैं 10 सेकंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि याद रखिए, मोदी जी का मंत्र है, अमित शाह जी का मंत्र है, परफॉर्म और पेरिश, करो या मरो, या तो गरीबों के लिए करो या समाप्त। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कांग्रेस आपसे खत्म करेंगे। देखिए मैं गरीबों के लिए कर नहीं रहा। थैंक यू संबित जी। मेरा मानना है कि अभी भी मैं देश की लोक जनता में इसके बावजूद कि बहुत सारी फॉल्स कॉन्शसनेस, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट या इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का दौर, इसके बावजूद जनता तबाह है, परेशान है, बड़ा हिस्सा जनता का, और इसमें लीडरशिप की कमी है। ठीक है। और ये मैं राहुल गांधी के बारे में जो संबित पात्रा जी की पार्टी का प्रचार है, मैं आप जानते हैं मैं कांग्रेस का आलोचक रहा हूं और आज भी हूं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो बातें वो कह रहे थे, राहुल गांधी एक बहुत, इनको शायद जानकारी नहीं, इनको मिलना चाहिए पार्टी से परमिशन लेकर। इन दिनों राहुल गांधी ने जितना पढ़ा लिखा है, बस दुख यही है कि वो उसको जमीन पर उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनको गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। अदरवाइज देखिए, राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, वो पप्पू नहीं है, वो पप्पू नहीं है, बहुत सारे लोगों को अप्पू बना सकते हैं। देखिए उनमें घिरा हुआ नहीं हो सकता है साहब। अच्छा संबित जी, इंटेलिजेंट होता है वही गलत लोगों से घिरा होता है। संबित जी मेरा कहना है कि वो पप्पू नहीं है, वो अप्पू बना सकते हैं बहुतों को, लेकिन उन्होंने वो गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। संबित जी पप्पू है या नहीं, वो तो संबित जी, मनीषा जी, अखिलेश जी, तिवारी जी, संबित जी और उर्मिला जी,
आप सभी का बहुत धन्यवाद। चर्चा हमारी ये थी कि क्या विपक्ष पस्त हो रहा है मोदी अमित शाह की जोड़ी की वजह से, जो लगातार बीजेपी एनडीए का विस्तार करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।